उस वक्त हमें पता लगा है कि जब वो, तो आपको किस पे शक है? फुफ्फो ने मुझे कहा है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? उनकी फुफ्फो के चेहरे पे निशान भी हैं। ये सारा शक आपको फुफ्फो पे जा रहा है? उसकी रिकॉर्डिंग है और चीखने की आवाज़ इतनी है सिर्फ उस लड़की की है जो मर रही है। किस चीज़ ने शक में डाला? शक नहीं है, इस बात पे हमें यकीन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरनाज गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ। नाज़रीन, आज के हालात का अगर जायज़ा लिया जाए तो देखने में आता है कि हैवानियत और दरिंदगी इंसानियत और रिश्तों पर गालिब आती जा रही है। रिश्तों के तकद्दुस को बारहा पामाल किया जाता है, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई। इसी तरह से एक होशरबा कत्ल का इंकशाफ हुआ है, जिस बच्ची को जहर देकर उसके अपनों ने ही मार दिया है। ऐसे ही रूह को लर्जा देने वाले वाक़यात बार बार रूनुमा होते हैं, बार बार होते हैं। इनकी क्या वजूहात हैं? इनकी चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनका कौन जिम्मेदार है, इनकी रोकथाम कोई नहीं है। लेकिन बात करते हैं इस पर बाद में। अभी हमारे साथ मकतूला आसफा, जिसकी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद उसके अपने ही रिश्तों ने उसको जहर देकर मार दिया। यहाँ हमारे साथ मकतूला के सगे चचाजाद भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस वाक़ये के हवाले से कि वो क्या कहते हैं। अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बताइएगा कि इस वाक़ये के हवाले से आप क्या कहते हैं? आपको कैसे शक हुआ कि बच्ची को कत्ल किया गया है? कत्ल से पहले मतलब क्या हुआ? बच्ची आपके पास आई, उसने आपको कुछ बताया, नहीं बताया? आपको कैसे शक हुआ कि बच्ची को कत्ल ही किया गया है? जी बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी बात कहूँगा बिल्कुल सच बताऊँगा। ठीक है, बच्ची की 3 माह पहले शादी हुई है, तो 3 माह शादी से बाद ही, शादी के दूसरे दिन ही उसके सतीले वालिद साहब हैं जो, तो दूसरे दिन ही बच्ची को 12 बजे 10-11 बजे बुलवाया घर कि बेटा घर आओ, मेरा बिस्तरा लगाओ। बच्ची का नाम आसफा है? आसफा। बच्ची की शादी अपनों में हुई? जी बिल्कुल, अपने ही हैं। अच्छा, अपने ही हैं। हाँ जी। तो बच्ची का बाप सुतेला है? बच्ची का बाप सुतेला है, बिल्कुल। माँ सगी है? माँ सगी है। तो उसके बाप ने जी दूसरे दिन ही बच्ची को घर में बुलवाया कि आओ मेरा बिस्तर लगाओ, मैं परेशान हूँ, मुझे रोटी अच्छी नहीं लग रही, या खाना पीना जो भी है। उसने कहा भाई तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा घर में। तो उसने कहा अबू जी अब मेरी शादी हो गई है, जाहिर है मैंने अपने घर में ज़्यादा रहना है, इधर बहुत कम आना है। तो उसके वालिद साहब ने कहा चलो ठीक है। मकसद ये है कि बच्ची थोड़ी देर बैठी, घंटा 2 घंटा बैठी, उसके बाद वो फिर अपने घर चली गई। उसी माहौल से 3, यानी शादी होने के बाद बाप का ये रवैया था कि बाप चाहता था वो तलाक लेके वापस घर आ जाए। जी बिल्कुल, उसका घर ना बसे, ये बाप जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बाप ने ये भी उसको कहा है कि जो तुम्हारा सोना मिला तुम्हें पहनने के लिए वो भी ले आओ, और जो उसके रसीदें हैं सोने की वो भी ले आओ, वो मुझे ला कर दो। तो उसके बाद मैं परेशान हूँ, मेरे इतने पैसे लग गए हैं, तो तूने अपने ससुराल वालों को कहना है कि ये सोना मेरे से गिर गया है, गुम हो गया है। तो बच्ची ने कोशिश करके जो कुछ भी था, बच्ची ने सोना भी उसको ला दिया। उसने वो सोना 1-2-3 दिन में आगे फिर बेच दिया। यानी बच्ची उसकी कही हुई हर बात के आगे मजबूर थी? बिल्कुल मजबूर कि थी। जो वो कहता था उसे मानना पड़ता था? बिल्कुल मानना पड़ता था। तो आप क्या समझते हैं कि जो उसका बाप उसको कहता था वो बखुशी मानती थी कि ज़बरदस्ती या मजबूरी में? नहीं नहीं, ज़बरदस्ती। वो बच्ची मजबूर थी। ठीक है। हाँ, उसके वालिद साहब के ना, हमें नहीं लगता कि कोई अच्छे उसके साथ तरीकाकार, हाँ अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा, आप थोड़ा सा आ जाते हैं कि बच्ची के कत्ल से पहले आप बता रहे हैं कि वो आपके घर आई, वो थोड़ा सा बताइएगा। 9 तारीख वाले दिन जुमेरात थी, 8 तारीख थी, तो वो जुमेरात को मेरे घर आई है तकरीबन 5 बजे। वो मेरे घर आई, मैं घर में नहीं था, मैं बाहर अपनी रेडी पे था। तो मेरा बच्चा गया मुझे बुला के ले आया कि फुफ्फो आई है, तो वो ना परेशान सी है। मैं रेडी पे छोड़ के भाग के आया। मैंने आके मिला बच्ची से, बच्ची मुझे उठ के मिली कि भाईजान मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्ची ने आपको खुद बताया? खुद बताया। ठीक है। तो यानी कि वो आपको कुछ बताने ही आई? बताने ही आई थी। तो उसके बावजूद वो निकाहनामा था, वो घर से ले आई थी, वो भी उसने मुझे दिया। और मैंने कहा बेटा परेशान ना हो, बैठो, जो कोई परेशानी है मुझे बताओ, मैं आपका भाई हूँ,
इंशाल्लाह मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो उसके बावजूद उस बच्ची ने मुझे बताया कि ना ही मेरे ससुराल वाले मेरे साथ अच्छे हैं और ना ही मेरा ये बाप अच्छा है मेरे साथ। यानी कि शादी के बाद उसके जो ससुराल में मरासिम थे, ससुराल में ताल्लुक था, जी जी, वो भी कशीदगी का शिकार था। जी बिल्कुल, वहाँ में भी वो ठीक नहीं थी, मुतमईन नहीं थी, खुश नहीं थी, जी, ससुराल में भी जी। लेकिन वो ये कहती थी कि भाईजान मेरा बाप कहता है इधर से तलाक लेनी है। मैंने उसको ये कहा है कि मैं तलाक नहीं लेना चाहती। तो उसके बावजूद भी मैं आपको भी आके यही बता रही हूँ कि मैं तलाक लेना नहीं चाहती, मैं मर जाऊँगी, तलाक नहीं लूँगी। ठीक है। हाँ, तो उसके बावजूद शाम को 7:30 बजे उसका वालिद साहब आ जाता है। 5 बजे बच्ची आई और 7:30 बजे उसका वालिद 7:30 बजे उसका वालिद साहब आया। तो हम बाहर बैठे थे, तो उसका वालिद साहब आया, उसने सलाम किया, मैंने भी जवाब दिया। मेरे साथ उसने कोई सलाम दुआ, कोई ऐसा ताल्लुकात, कोई अल्फाज नहीं किया कि यार ये बच्ची तुम्हारे पास आई है, कोई घर में परेशानी है तो तुझे इसने जो हाल अवीला दिया होगा तो इसके मुतालिक मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन मैं बच्ची से अभी कोई बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ उसने कोई ऐसी बात नहीं की। बच्ची को कहता मेरी बात सुनो। बच्ची को मेरे घर से बाहर लेके गया है, मैंने 5 मिनट वेट किया है, कहता मैं बच्ची से बात करके अभी आता हूँ। तो जैसे ही बाहर निकले हैं, हमने 5 मिनट वेट किया, बाहर जब निकला हूँ मैं तो बच्ची भी गायब थी, वो भी गायब थे। यानी उसका सुतेला बाप 7:30 बजे आया, बच्ची से बात करने के बहाने उसको ले गया और आप लोग को इल्म नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल इल्म नहीं। ठीक है जी। तो उसके बावजूद हमने कहा भी चलो कोई मसला नहीं है, घंटे में 2 घंटे में आ जाएगा। तकरीबन ही हम रात को 12-1 बजे तक बैठे रहे हैं। ठीक है। घर की लाइट भी जलती रही है, सैन की दरवाज़ा भी खुला रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। सुबह हमें तकरीबन ही 12-12:30 बजे मैं मंडी में था। मंडी में से जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे खबर मिली है कि आपकी बहन आसफा ने तेजाब पी लिया है और उसको निश्तर उठा कर लेके खबर गए। किसने दी? खबर सुतेले बाप ने? नहीं, किसी ने भी नहीं दी। वो किसी रिश्तेदार उधर हक हमसाये ने, गुजरने वाले ने यानी बताया। उसके कत्ल की या उसके मरने की इत्तला भी उसके रिश्तेदारों ने, उसके घर वालों ने आपको नहीं दी? नहीं दी। बाहर से पता चला है जब बच्ची फोत हुई है तो मैंने कॉल की है उसके लड़की के देवर को कि मैंने कहा सुनाओ हमारी बहन के साथ क्या हुआ है। तो उसने मुझे आगे कुछ नहीं कहा, रो के यही बताया कि बच्ची फोत हो गई है। ठीक है। और हम जब ये बात हुई है उसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को कॉल किया है कि जल्दी आ जाओ कि आसफा बहन मर गई है, कहते हैं जी उसने तेजाब पी लिया है। तो उस वक़्त हमें पता लगा है कि जब वो घर लाश आ गई है। उससे पहले, लाश आने से पहले मैं घर भागा उनके, आगे गया हूँ, उसकी मतराई फुफ्फो घर बैठी थी और कोई भी नहीं मुझे घर नजर आया। तो मैंने जाके चिल्ला के, वो हॉस्पिटल गई, डॉक्टर के गई, उसने तेजाब पिया, इस सारे सिनेरियो में आप कहीं नहीं थे उसकी डेड बॉडी घर आने तक? जी बिल्कुल। तो जब मैं बाद में घर पहुंचा, उनके घर में होश उड़े हुए थे, परेशान था कि हमारी बहन के साथ ये क्या हो गया। तो मैं जब उधर पहुंचा तो वो आगे उसकी फुफ्फा मौजूद थी पूरे घर में और कोई भी नहीं था। तो मैंने रो के कहा, मैंने कहा अब तो आप खुश हो, हमारी बच्ची मर गई है आसफा। तो मैंने कहा मैं अब किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी फुफ्फो ने मुझे कहा है भाई मैंने मारा है उसको, जो भी कुछ केस करवाना है मेरे ऊपर। उसकी सुतेली फुप्पो ने जी आपके सामने बरमला ये बात कही? बिल्कुल, मैं हलफ से कहूंगा। उसने मुझे कहा है भाई जो भी कुछ करवाना है पर्चा करवाओ, जो कुछ करवाओ, उसको मैंने कत्ल किया, मैंने मारा है। ठीक है जी। उसके बावजूद हम वापस आए, 10 मिनट बाद वो लाश हमें, जब दोबारा सारे इकट्ठे हो गए तो वो आसफा बेटी की लाश आई हुई थी उधर। ठीक है। तो आपको किस पे शक है कि उसको मारा गया है, ये किसने मारा है, ये किससे लड़ाई? यानी आप क्या समझते हैं कि ससुराल में या उसके घर में क्या वाकई उसको टॉर्चर किया जाता था? जी बिल्कुल, पूरा मोहल्ला बताएगा इस बात को। 3 माह पूरे ही शादी को हुए हैं और 3 माह से ही वो बच्ची के साथ डेली कोई ना कोई झगड़ा जारी था। हाँ, उसके बावजूद शादी के 5-10 दिन बाद वो मियाँ बीवी दोनों कहीं भाग गए थे, इस डर से कि जो उसका मतराया बाप था आसफा का, वो तंग करता था। वो कभी कहता था आप तो अब आज आपने सुर्खी लगाई हुई है, मतलब बहुत गलत अल्फाज भी किए हैं बच्ची के साथ। वो भी बच्ची ने मेरे साथ शेयर किए हैं, लेकिन मैं भाई हूँ, मैं अपने मुंह से ये बयान नहीं कर सकता। अच्छा, आप समझते हैं उसके सुतेले बाग के मरासिम उसके साथ ठीक नहीं थे,
लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ था? आपने खुद देखा, आपको पता लगा, आपको बच्ची ने बताया, आपकी ऑब्जर्वेशन थी, आपने मुशाहिदा किया, किस बेस पे आप इस तरह से कह सकते हैं बाजी कि स्टेला बाप बच्ची के साथ ठीक जी नहीं था? हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि एक तो महल्लेदार कहते हैं भाई जब से आपने ये बच्ची उसने पना कर दी है, शादी करके दी है, जब से ही इसका दिमाग शार्ट हो चुका है। कभी किसके साथ झगड़ा कर रहा है, कभी हमें गाली गलौज दे रहा है रोड के ऊपर आके, कभी उनको गाली गलौज दे रहा है जिनको इसने बच्ची दी, जिनके साथ रिश्ता जोड़ा इन्होंने, उनको गाली गलौज कर रहा है। फिर बच्ची अपने शौहर के साथ कहीं चली गई, 5-6 दिन बच्ची नहीं आई घर में, तो इसने सड़क के ऊपर रोड के ऊपर ड्रामा किया हुआ था। पूरे मोहल्ले में शोर शराबा, कभी नालियों में गंदा पानी पी रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी कहता है जी मैंने तेज़ाब पी लिया है, मैं पागल हो गया हूँ, ऐसे वर्गला के बातें करता था। और उसके बाद महल्लेदार कहते हैं जब से बच्ची की शादी हुई है 3 महीने हो गए हैं कि इनके घर में रात दिन सुकून नहीं है। जो साथ के हक हमसाए हैं वो भी बताना चाहते हैं, वो भी कहते हैं कि जी बिल्कुल ये बात हकीकत है, इस बंदे के जहन में कोई गलत बात है, जो बच्ची की शादी कर दी है तो बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है। बच्ची के साथ वैसे उसका ताल्लुक कैसे था? हाँ बिहेवियर कैसा था? भाजी हम तो चचाजाद भाई हैं, हमारा घर दूर है थोड़ा सा, उसका वो तो बाप है मतराया, लेकिन जो हमारी वालदा है उस बच्ची की अम्मी है, जो उसने उस बच्ची को धमका धमकू के रखा हुआ होगा। अच्छा, वालदा तो सगी है ना, इस सारे सुनहरियों में उसकी वालदा का क्या किरदार है? उसकी वालदा की सपोर्ट उसके साथ क्यों नहीं है? उसकी वालदा चुप क्यों है? वो हमारे जहन में ये आता है कि वो अपने बेगम को ना उसने डराया धमकाया हुआ है, अगर तुम कोई चीज़ का बयान करोगी, कोई प्रूफ दोगी तो मैं बच्चों को आग लगा दूंगा, मैं पेट्रोल लगा के खुद को जला दूंगा। यानी आपको ऐसा लगता है कि बच्ची के साथ साथ उसने उस बच्ची की माँ को भी धमका? बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि बच्ची को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से पता लगा कि उसने तेज़ाब पी लिया है, तो तेज़ाब पीने के हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई? नहीं, बिल्कुल नहीं लाई गई। उसके बावजूद ये है कि जब बच्ची ने कहते हैं जी तेज़ाब पिया है, उस वक़्त उनको अंदर से दरवाज़ा बंद था। महल्लेदार बताते हैं कि जब ये वाक़या हुआ है तेज़ाब वाला तो शोर शराबा तो मचा हुआ था, लेकिन अंदर से इन्होंने कुंडी लगाई हुई थी। यानी तेज़ाब पीने के टाइम पे शोर शराबा हो रहा था और मोहल्ले वालों ने सुना। और मोहल्ले वाले बताते हैं कि जब बच्ची ने तेज़ाब पिया या इनके घर झगड़ा जो चल रहा था, हमने बाहर से देखा है, महल्लेदार आमने सामने घर भी हैं साथ, तो वो भी आए भी क्या बात है, क्या शोर शराबा चल रहा है अंदर। तो बाहर से कुंडी लगी थी, लेकिन महल्लेदार फिर शोर शराबा भी सुन के गए और अपने अपने घर चले गए। 10 मिनट 15 मिनट बाद जब वो दरवाज़ा खुला तो वो डायरेक्ट निश्तर लेकर चले गए हैं। तो निश्तर से जब लेके आए हैं तो इस टाइम में भी उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था? नहीं, निश्तर में उसका हस्बैंड पहुंच गया था। वो उन्होंने कॉल की होगी ना, वहाँ लिख पढ़ जो सारे सिनेरियो में वालदा भी चुप थी, हस्बैंड भी चुप था। जी बिल्कुल। हस्बैंड चुप क्यों था जबकि वो घर बसाना चाहता था और उसको लेके शहर से भाग भी गया था? जी बिल्कुल। तो फिर वो उसकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? अब तो हमें यही लगता है कि वो भी उनके साथ मिल गया है, क्योंकि वो चाचाजाद रिश्तेदार हैं आपस में। ठीक है। हाँ, और दूल्हे ने फौत की वाले दिन ही हमें बयान दिया है। यानी उसका ससुराल सुतेले बाप के हवाले से रिश्तेदारी है? जी बिल्कुल। तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि वो जो दूल्हा है, दूल्हे के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो उनके साथ रल गए हैं। दूल्हा फौत की वाले दिन कहता था जी इनको माफ़ कर दो। तो फिर दूल्हे के साथ हमने थोड़ी बहुत ही जो गुस्से में बातें की हैं, तो दूल्हे से हमने पूछा है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें महल्लेदार या कोई कुछ बात नहीं करते थे? कहता जी महल्लेदार मुझे कहते थे कि मेरे सौरे का ना मेरी बेगम से कोई रवैया अच्छा नहीं है। तो दूल्हे के जो क्या नाम है महल्लेदार हैं, वो दूल्हे को कहते थे कि यार तुम्हें नहीं महसूस होता कि क्या वजह है, क्या मसला है, तेरा सौरा क्यों नहीं अपनी बच्ची को घर में बसने देता? तो तुम्हें वो कहता जी महल्लेदार मुझे कहते थे कि मुझे महसूस हुआ कि मेरा सौरा सही नहीं है मेरी बेगम के साथ। महल्लेदार भी ये कहते थे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, लेकिन मज़ीद इंकशाफात आपके सामने रखेंगे। मकतूला आसफा के और भी रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तो ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। हमारे साथ मकतूला के खालाजाद भाई मौजूद हैं, जाजी। तो इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस वाक़े के हवाले से। जाजी साहब, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि उसने तेज़ाब पी लिया, उसको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल वालों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि उसने तेज़ाब पिया है, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सकी, लेकिन बच्ची को हॉस्पिटल से लाने के बाद उसकी तदफीन कर दी गई। उस टाइम तक आप स्टैंड ले सकते थे, लेकिन आपने स्टैंड नहीं लिया। आप खुद से कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, FIR दर्ज करवा सकते थे, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या वजह? मैडम, हमने जब लाश को देखा तो हम परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि इतना बड़ा हादसा हो गया, ये कैसे हो सकता है। ये हमें कुछ होश नहीं रहा। हमने सिर्फ वहाँ से लाश उठाई, लाश उठा के अपने घर ले गए। हालांकि ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये जब निश्तर गई, कानूनी कार्रवाई की आपके पास? ये निश्तर की है, निश्तर की है, ठीक है। ये निश्तर की गलत हो सकती है हमारे जहन से, ऐसे कि ये जब ये केस इंटर होता है तो पुलिस वहाँ पे पूछती है ये कानूनी केस है, तो डॉक्टरों ने क्यों नहीं पूछा, ये पर्ची बना के दे दिया, क्यों बना के दे दिया, वो अंदर भी ले गया, बाहर भी आ गया। ये पर्ची कहाँ की है? इमरजेंसी है, किसी वार्ड की है? ये 10 नंबर वार्ड की है। 10 नंबर वार्ड की है। और डॉक्टर कौन सा है? डॉक्टर वो कोई लेडीज है डॉक्टर, ये आप देख सकती हैं। ठीक है, डॉक्टर मारिया, डॉक्टर वार्ड मारिया, नंबर 10 की। ठीक है, ये वार्ड नंबर 10 की पर्ची है। वो तो इमरजेंसी में वापस लेके आ गया, ये 10 नंबर वार्ड की कैसे आ गई? वो वहाँ का मुलाजिम है, वो अपने चक्कर से ये पर्ची बनवा के आ गया है। किसकी बात कर रहे हैं? कौन मुलाजिम है? ये पर्ची किसने ये उनका चाचा, उनका सुतेला चाचा, उसका सुतेला चाचा वहाँ पे मुलाजिम है। जी, ठीक है, ये पर्ची उसने बनवाई है। ये उसने बनवाई है पर्ची। ठीक है, उसने कहा है कि मैं इमरजेंसी गया था, इमरजेंसी से ले आया हूँ इसे। जी, ठीक है, उसका कहना इमरजेंसी का है, जबकि पर्ची 10 नंबर वार्ड नंबर 10 की है। ठीक है, तो ये कानूनी केस है। ये खुद भी पी ले, जो उन्होंने पिलाई है, हमें तो शक यही है उन्होंने पिलाई है। उनकी फुप्पो के चेहरे पे निशान भी हैं लड़ने के। आपने देखे? जी, हमने देखे हैं। ठीक है, वो सबको बता रही है कि मुझे एलर्जी हो रही है। वो फोदकी पे भी नहीं आई। इसी वजह से जो मुझसे लोग पूछेंगे ये क्या हुआ है, मैं किसी को क्या बताऊंगी, ये तो मैं पकड़ी जाऊंगी। ये ऐसा केस है कि मैडम ये हमको कह रहे हैं ये कत्ल। आप कैसे कह सकते हैं कि ये तेजाब पिलाने से पहले जो लड़ाई हुई है, या फुप्पो ने मतलब उससे लड़ाई हुई है, या जो भी हुआ है इस सारे सिनेरियो में जो उसने तेजाब पिया है, सारा शक आपको फुप्पो पे जा रहा है, वो मुझे बताइएगा। जी, उनके पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग किसके पास है? रिकॉर्डिंग उसकी जो चचा जात है ना, सुतेला, वो उसके पास, उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। मकतूला आसफा का चचा जात? हाँ, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग है। और चीखने की आवाज़ इतनी है, सिर्फ उस लड़की की है जो मर रही है। क्या नाम है उनका जिनके पास रिकॉर्डिंग है? उसका नाम बिलाल है। सुतेला चचा है? सुतेला चाचा है। ठीक है, उसने बाकायदा दानिस्ता वो रिकॉर्डिंग की है? जी, की है। मेरी भांजी ने देखा है। ठीक है, वो तस्वीरें देख रही थी, वो रिकॉर्डिंग उसमें आ गई, उसने जल्दी जल्दी उनसे छीन ली। ठीक है, और वो मोबाइल उसके सुतेले चाचा के पास? हाँ, उसी के पास ही है। वो डिलीट कर दें, वो डेटा पीछे से निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, मज़ीद आप मुझे बता रहे थे कि अगर ये केस हम रीओपन तो नहीं, खैर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तो आपके पास बहुत से गवाह और प्रूफ ऐसे हैं जिससे साबित किया जा सकता है कि वाकई एक मर्डर है, तेज़ाब पिलाया गया था या उसे जहर पिलाया गया था। उसके बारे में मुझे बताइएगा, कौन कौन लोग आपके साथ हैं, गवाह देने को तैयार हैं, और आपके पास ऐसे कौन से प्रूफ हैं जिसकी बेस पे आप ये कह सकते हैं कि कत्ल हुआ है? एक सबूत तो यही है मैडम जी, ये जो मोबाइल है, ये लड़ाई इसमें पूरी की पूरी रिकॉर्ड है। उसके बाद जो मोहल्ले के रिश्तेदार हैं या कोई हमसाए हैं, वो भी कहना चाहते हैं कि ये गलत हुआ है, ये मैं गवाही दिलवा सकता हूँ। ठीक है, रिश्तेदार भी, हमसाए भी, मोहल्लेदार भी, वो यही कहेंगे आपको कि हाँ ये लड़की के साथ गलत हुआ है। मुसलसल 3 महीनों से ये इनके साथ ससुराल में भी टॉर्चर हो रहा था। हाँ, और घर में भी टॉर्चर हो रहा था। ठीक है, ये आपको मोहल्ले वाले बताएंगे, मैं आपको ले चलूँगा। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं? अब हम यही कहते हैं कि हमें हक मिलना चाहिए। हमारे साथ नाजायज़गी हुई है, ये जहाँ भी जा रहे हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये हमें कोई इंसाफ दिलवाएं। अच्छा, आप ये चाहते हैं तेजाब पिया या पिलाया गया? जुर्म तो है ना, या जुर्म तो है ना।
इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी जी चाहिए। होनी चाहिए, ये तो कानूनी हक है ना। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मज़ीद इंकशाफात से आपको आगाह करेंगे, मज़ीद रिश्तेदार हमारे साथ इनके बैठे हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर हैं और मकतूला आसफा के एक और रिश्तेदार जो कि उनके मामूजाद भाई हैं मोहम्मद तनवीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं इन वाक़े के बारे में। अच्छा तनवीर साहब, यही सवाल क्वेश्चन जो एक बड़ा लर्जा खेज सा है और बड़ा तशवीशनाक सा है और एक अलमिया सा है, मैंने इन दो से भी किया, आपसे भी करना चाहूँगी कि मकतूला आसफा के जो वालिद हैं उनके जो मरासिम या ताल्लुकात या बिहेवियर मकतूला आसफा के साथ ठीक नहीं थे, उस हवाले से आप लोगों को जो शकूक शुबहात हैं वो किस बेस पे हैं? उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा है, और आपसे भी पूछूंगी ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको किस चीज़ ने शक में डाला कि ऐसा है? जी देखिए, हमें शक नहीं है, इस बात पे हमें यकीन है कि जब बच्ची हमारी फौत हुई है आसफा, तो उसी दिन उसका जो दूल्हा है मोहम्मद शकील, उसने हमें कहा है कि जी महल्लेदार मुझे कहते थे कि आपके जो ससुर हैं वो आपकी बेगम के साथ उनके ताल्लुकात सही नहीं है, वो उस पर गलत निगाह रखता है। ठीक है, तो उसने ये बयान, हमारे 25-30 बंदे बैठे थे उनके सामने ये बयान दिए हैं दूल्हे ने। तो बाद में दूल्हे के ये बयान थे कि जी उनको माफ़ कर दें। ठीक है, उनको माफ़ कर दें, बच्ची फौत हो गई, अब क्या होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बहन है उसे हक मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए इनसे। अच्छा, उसके साथ ही आपने बताया जो बच्ची मकतूला आसफा का भाई है जी, उसने भी ये बात की है, वो बताइएगा। जी, मकतूला आसफा का जो भाई है चचा के बारे में भी आप बता रहे थे। जी, उसका जो सतेला भाई है उसने भी, यानी कि जब उसकी लाश पड़ी थी तो उस पर रो रो के कह रहा था कि जिन्होंने आपको कत्ल किया है मैं उनको देख लूँगा, उनसे पूछ लूँगा। ठीक है, मेरी बहन का जिन्होंने कत्ल किया मैं उनसे पूछ लूँगा। और उसका जो मसन बिना सतेला चाचा है वो निश्तर हॉस्पिटल में वार्ड सर्वेंट है। ठीक है, उसने वहाँ पे जाके, यानी उसके सतेले बाप का सगा भाई। जी, सगा भाई। उसने यहाँ बच्ची की जब लाश लेके गया तो उसने वहाँ से जाके एक रसीद बनवाई है। ठीक है, ना उस पर कोई पुलिस केस है, ना उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वो 10 नंबर वार्ड की पर्ची बनी हुई है। आया कि जब उसे पुलिस लेके गए हैं अपना उसमें एमरजेंसी में, तो ये पुलिस केस था। पुलिस केस इसे हैंडल करती, देखती, डेड बॉडी उनके हवाले करती, लेकिन उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सतेले चचा ने ये पर्ची बनवाई, वो सतेला चचा और था, और जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड की वो सतेला चचा और था? नहीं, वो दोनों एक ही हैं। अच्छा जी, जो वीडियो जिनके पास है वो दोनों एक ही हैं, वो निश्तर हॉस्पिटल में वार्ड सर्वेंट है वहाँ पे। आप प्रोग्राम से पहले मुझे बता रहे थे कि उसके सतेले चचा के अल्फाज थे कि ऐसा बहुत कुछ है, अगर मैं बताऊं तो उस हवाले से आप क्या कह रहे हैं? जी, जब वो बच्ची हमारे पास जब उसकी डेड बॉडी आ गई है तो उनके जो चाचा ज़ात हैं, ठीक है, वो बच्ची का जो सतेला बाप है उसका जो चाचा, पर्ची बनवाई निश्तर से, नहीं, दूसरा है। तो उसने, उसका नाम क्या है? उसका नाम रमज़ान और भुट्टू। ठीक है, उसने हमें बताया, काफ़ी सारे हमारे बंदे बैठे थे कि बच्ची रात को ये हमारे पास लेके आए हैं। हमने बच्ची ने जो बयान मेरे साथ किए हैं, जो बच्ची ने जो बयान मुझे बताए हैं, वो सब के सामने मैं नहीं बता सकता। हम भी बेटियों वाले हैं, जो बातें बच्ची ने बताई हैं मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन सिर्फ 2-3 बंदों में जो उसके वारिस हैं बस उनको बताऊंगा। ठीक है जी। और अब वो क्या कहता है? अभी भी अपनी बात पर कायम है? नहीं, अब वो उनके साथ मिल गया, वो दूसरे दिन हमारे पास आया ही नहीं है, कुलखानी वाले दिन भी नहीं आया। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मैंने उनसे भी यही बात की थी कि आपको जैसे पता लगा बच्चे ने तेज़ाब पी लिया है, उसे जहर पिला दिया गया है, या उसने खुदकुशी कर ली है, आपने पुलिस कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने तो चलो नहीं की, लेकिन आपने भी स्टैंड नहीं लिया। हमने इसलिए स्टैंड नहीं लिया कि हम बच्ची की कंडीशन को देख के वैसे ही परेशान हो गए थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी हालत इस तरह की थी कि ऐसे लगता था कि जैसे अभी ये इसके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, बॉडी के साथ ये फट जाएगी या तौबा नौज़ बिल्लाह के कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाद में आपने सोचा कि स्टैंड लिया जाए? जब बाद में हमने बच्ची की यानी कि दफना दिया बच्ची को, तो बाद में हमें कुछ बातें और ऐसी सुनने को मिली कि जिस वजह से हम परेशान हो गए कि बच्ची के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। बच्ची ने खुद जो है ना ये तेज़ाब नहीं पिया। उसके बाद आप थाने गए? जी, हम थाने गए, हमने रिपोर्ट बनवाई, थाने गए,
वहाँ पे हमारी यानी कि 8-10 दिन, हम 2-4 दफ़ा थाने में गए, 8-10 दिन जाते रहे, हमारी किसी तरह की भी वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। ठीक है जी। किससे मुलाकात हुई? एसएचओ साहब से डायरेक्ट आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मिलने का मौका मिला? एसएचओ साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। एसएचओ साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, मुंशी- बाय चांस नहीं हो पाई, मौजूद नहीं जी थे। जी। ठीक है। तो मुंशी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये एफआईआर आप जो है ना ये ले जाएं, तो आप बड़े साहब आएंगे तो उन्हीं को आप ये दिखाना और वही इसको जो है ना रखेंगे अपने पास। ठीक है, मुंशी से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन बाय चांस एसएचओ साहब नहीं बैठे तो आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब आप चाह रहे हैं कि आपको इंसाफ दिया जाए, एफआईआर दर्ज हो और मुलजमान को गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल। जी नाज़रीन, मकतूला आसफा के जो रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं, हमने उनसे बात की इस कत्ल के बारे में कि कत्ल है, मर्डर है, ख़ुदकुशी है, जो भी है वो चाहते हैं इस पर कानूनी कार्रवाई हो। अब मकतूला आसफा के कत्ल के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए इस अमर की ज़रूरत है कि डॉक्टर मोहम्मद काजिम, एमएस निश्तर और एसएचओ थाना BZU से बात की जाए। तो आइए एमएस निश्तर, मोहम्मद काजिम और थाना BZU के जो एसएचओ हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। बिल्कुल, मकतूला आसफा के हवाले से जो कत्ल का इंकशाफ हुआ उसमें हमने बहुत सी बातों का जायज़ा लिया, बहुत से इंकशाफात हुए। उसमें से एक बात ये भी थी कि मकतूला आसफा को उसके जो सौतेले रिश्तेदार थे वो हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट भी हुआ, वहाँ से डेड बॉडी वापस भी आ गई और तदफीन भी होगी, लेकिन पुलिस के नोटिस में नहीं लाया गया। वार्ड नंबर 10 डॉक्टर मारिया ने तस्दीक की कि उसने एसिड पिया है, ख़ुदकुशी का केस है। इसके बाद यहाँ हम निश्तर हॉस्पिटल एमएस काजिम साहब के पास बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि आया इंतज़ामिया का इसमें क्या किरदार है, क्या इंतज़ामिया कसूरवार है, और अगर कसूरवार है तो आगे इनकी क्या इक़दाम होंगे, किस तरीके से कार्रवाई करेंगे। जी काजिम साहब, इस पर्ची को मद्देनज़र रखते हुए जो निश्तर की तरफ से तस्दीक की गई है कि बच्ची ने एसिड पिया है और इंतज़ामिया ने पुलिस के नोटिस में ये बात नहीं डाली, तो आप क्या समझते हैं, क्या इंतज़ामिया कसूरवार है, नोटिस में देना चाहिए था? अब आगे आपके क्या इक़दाम होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ स्पेसिफिक्स एक इस पर्ची का है, इसमें जो एडमिशन डेट और डेथ डेट लिखी हुई है वो एक ही है। 10/5 को पेशेंट एडमिट हुआ और 10/5 को ही पेशेंट की डेथ हुई। और इसमें यकीनन डॉक्टर ने लिखा है जो उसका एडमिशन हुआ वो एसिड इनटेक बेस पे हुआ। जो टेक्निकल चीज़ है वो तो इसमें है कि अगर एसिड इनटेक के साथ या किसी ऐसी पॉइज़न के साथ पेशेंट आता है तो रेलेवेंट पुलिस को इमीडिएट अपडेट ज़रूर किया जाता है। बट ऑन द स्पॉट जब पेशेंट आ रहा होता है तो उस रेफरेंस से पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट की ट्रीटमेंट वो इम्पॉर्टेंट होती है। डॉक्टर उसे देख रहा होता है, उस हिसाब पे ट्रीटमेंट कर रहा होता है। इस केस के बारे में कोई फाइनल ओपिनियन देना बिफोर होगा कि इससे पहले मैं इसकी पूरी स्टडी कर लूँ, इसका चार्ट देख लूँ, काज देख लूँ, किस वक्त आया, कैसे ट्रीटमेंट इसकी हुई, पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके बताया गया, नहीं बताया गया। इन आइदर केस पहले मैं इसको प्रॉपर स्टडी करके कोई फाइनल ओपिनियन दे सकूँगा। जहाँ तक ताल्लुक़ हमारे एंड से है, पेशेंट जिस वक्त एमरजेंसी में आता है, एमरजेंसी में डॉक्टर की जो टॉप प्रायोरिटी थी वो होती है पेशेंट को ट्रीट करना, इमीडिएट उसको रिस्पॉन्ड देना। वो हम इंशाल्लाह कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे भी इस स्लिप से तो यही नज़र आ रहा है कि पेशेंट को प्रॉपरली रिसीव करके उन्होंने रिससिटेट किया, ट्रीटमेंट दी। गॉड नोज बेटर एडमिशन डेट और डेथ टाइम के दरमियान कितना, क्या डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं थी कि साथ ही पुलिस को भी इन्फॉर्म करता, क्योंकि पुलिस कैसे अब ये वो खुदकुशी है या उसे कत्ल किया गया, ये तो जाहिर बात है। यस, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। डॉक्टर उस वक्त जब पेशेंट आ रहा होता है उसको उसकी ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी पे ले रहा होता है, वो उसकी सीरियसनेस को देख रहा होता है, उसको देख रहा होता है कितना टाइम हमारे पास है। जब पेशेंट वहाँ पहुँचता है तो फर्स्ट रिस्पांस जो डॉक्टर को सिरे से इन्फॉर्म किया ही नहीं गया ना पुलिस को। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं कि अगर इसके पीछे इंतजामिया कसूरवार है और जो किरदार है इसके पीछे, क्या उसको कैफरे किरदार में पहुंचाने में आप अपने खिदमत को भरपूर तरीके से सर अंजाम देंगे? फिर आपसे यही कह रहा हूँ कि फाइनल स्टेटमेंट देना बहुत ये प्रीमेच्योर होगा, नहीं, यानी आप अपनी कोशिश तो करेंगे ना। लेट मी इंक्वायर द थिंग्स, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब ये पेशेंट आया, किस वक्त ये ट्रीटमेंट हमारी इमरजेंसी में रिपोर्ट हुआ, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की गई, और ये क्या ये सुइसाइडल अटेम्प्ट थी या पिलाया गया था, कोई एक्सीडेंटल केस था, व्हाटसोएवर एनी ऑप्शन देयर में बी, उसको देखा गया, रूल आउट किया गया। और उन्होंने अगर ऐसा अज्यूम किया कि कोई ऐसी हिस्ट्री मौजूद थी, कोई कंप्लेनेंट ऐसा मौजूद था, तो क्या
मौके पे पुलिस डिपार्टमेंट को बताया गया नहीं बताया गया, ये इंक्वायर करने के बाद अगर कोई गिल्टी होगा तो यकीनन उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अभी आपने मुझे बताया कि मुद्दई की तरफ से एक एप्लीकेशन आपको चाहिए जिस पे आप एक्शन ले सकें, इंक्वायर कर सकें, मैटर इंक्वायर कर सकें। अगर दे आर इन सम टाइप ऑफ डाउट्स ऑन आवर साइड दे मे पुट एप्लीकेशन, हम इस मैटर को प्रॉपर इंक्वायर करेंगे, उसके बाद आपके सामने जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, मकतूला आसफ़ा के कत्ल के हवाले से जो इंकशाफात हुए उसके हक़ाइक़ आपके सामने रखे। उन इंकशाफात को हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो उनके लवाहिकीन ने बताया कि जिस तरह से मकतूला आसफ़ा को तेज़ाब पिलाया गया या उसने पिया, किसी भी हवाले से अगर देखा जाए तो जो मकतूला आसफ़ा है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, निश्तर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई और वो घर आ गई उसकी डेड बॉडी। उसके बाद उसकी तदफीन भी कर दी गई, लेकिन पुलिस के नोटिस में नहीं लाया गया। यहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है, जो किरदार है इंतज़ामिया का, निश्तर इंतज़ामिया का, हॉस्पिटल इंतज़ामिया का, वो क्या रहा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आखिर पुलिस के नोटिस में ये बात क्यों नहीं लाई गई? क्योंकि ये केस जो था ये पुलिस केस था। उसने तेज़ाब पिया या तेज़ाब पिलाया गया, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन इस केस के हवाले से पुलिस को इन्फॉर्म किया ही नहीं गया। कसूरवार कौन, रिस्पॉन्सिबल कौन? इसी हवाले से हमने MS निश्तर कादिम साहब से भी बात की कि उनका क्या मौक़िफ़ है, और नेक्स्ट इस सूरत हाल को देखते हुए कि हॉस्पिटल की तरफ से कत्ल की या ख़ुदकुशी की जो तस्दीक की गई है, अब उनके नेक्स्ट इक़दामात क्या होंगे। कादिम साहब ने यही बताया कि लवाहिकीन की तरफ से एक एप्लीकेशन उनको दी जाए जिसकी बिना पर वो केस को इंक्वायर करेंगे इसके हवाले से। इसके साथ ही इस केस के हवाले से हमने थाना SHO BZU से भी बात की ताकि इस केस के जो हक़ाइक़ हैं वो मज़ीद सामने आ सकें कि कसूरवार कौन है, मुल्ज़िमान कौन है। थाना SHO ने भी यही कहा कि इस केस को सामने रखते हुए, क्योंकि ये उनके इल्म में नहीं था, इस वजह से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, चूँकि अब ये मंज़र-ए-आम पर आ चुका है, उनके इल्म में भी आ चुका है, तो इस केस को सामने रखते हुए जो मुद्दई हैं उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन उन्हें जाएंगी, वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। उनका कहना यही है कि जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने लाया जाएगा और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। देखते रहिए प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।